91.2 FM सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज वक्त है बात करने का ड्रग्स पर। आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली आज है वर्ल्ड ड्रग डे, जो कि प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से डॉक्टर प्रीति बोरा। वेलकम यू मैम। थैंक यू मैम। दोस्तों, मैम आज आपको बताएंगी कि कैसे जो ड्रग्स है वो हमारे न्यूट्रिशनल जो हमारा स्टेटस है उसको इफेक्ट करती है, कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस लाती है, कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। तो मैम, आपका स्वागत है इस टॉपिक पे। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज वर्ल्ड ड्रग डे, जो हर साल हम 26 जून को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको मनाने का जो संकल्प लिया था 1987 से, तो तब से मनाया जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल लेवल पे हम ड्रग अब्यूज़, जो एडिक्शन होता है ड्रग के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो मेरा जो चर्चा का विषय है आज वो स्पेसिफिक है कि क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, जो व्यक्ति का जो पोषण का स्तर है, उस पे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य में विभिन्न हमारे पोषक तत्वों पर प्रभाव डालता है और उससे अंततः हमारे जो हेल्थ है उस पर क्या जो दुष्प्रभाव है पड़ते हैं। साथ ही मैं इस बात पे फोकस करूंगी कि किस तरह से जो रिहेबिलिटेशन होता है जब व्यक्ति का, तो उसको किस तरह से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होना चाहिए उसका, जिससे कि उसकी रिकवरी जो हो थोड़ी स्पीड अप हो, और क्या क्या जो रिकवरी फेस होता है ड्रग अब्यूज में, जो ड्रग अब्यूज वाले लोग होते हैं उनमें जो रिकवरी फेस होता है उसमें से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, कि पोषणीय प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं। तो मैम, एक्चुअली शायद पता ही ना हो लोगों को कि कैसे ड्रग जो है हमारे बॉडी और हमारे न्यूट्रिशन को इफेक्ट करता है। मैम, सबसे पहले आप प्लीज हमें बताएंगे कि कैसे ड्रग एडिक्शन न्यूट्रिशन से एसोसिएट करता है। जी, तो एडिक्शन और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा गहन संबंध है। जैसे कि पता ही है आपको कि हर किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छी जो पोषण स्तर है उसको प्राप्त करे, अच्छे पोषण मात्रा में, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व ले, जिससे कि वो व्यक्ति स्वस्थ रहे। पर जो ड्रग या अल्कोहल एडिक्टेड लोग होते हैं, जो वो रिकवरी वाले लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे हेल्थ उनमें इश्यूज होते हैं जो ड्रग की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिकवरी फेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति ड्रग्स की ओर तो आसानी से जाता है, पर उसको छोड़कर वापस से उसको जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, उसके साथ साथ व्यक्ति का पोषण के चेंजेस भी हैं। व्यक्ति का, जैसे कि आप जानते हो ना, जब हमारी तबीयत खराब होती है सबसे पहला इफेक्ट हमारा खाने पीने पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सेम चीज आप मान के चलिए कि बॉडी स्ट्रेस में है तो सबसे पहले उसका खान पान प्रभावित हो गया है। तो जैसे कि इवन अगर बहुत शॉर्ट टर्म का एडिक्शन भी अगर आदमी को होता है, बहुत लंबे समय तक ड्रग ना भी ले रहा हो, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहा हो, फिर भी उसका भी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बॉडी को सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है जो टॉक्सिक सब्सटेंस आप ले रहे हो बॉडी में उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बॉडी पूरी कोशिश करती है आपके बॉडी से ड्रग बाहर निकालने की। पर ड्रग वाला पर्सन क्या करता है, लेता रहता है, उसको ड्रग इनटेक करता रहता है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और वहां से आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। वैसे तो इन जनरल बहुत सारे हैं जिन पे फोकस करूंगी, मैं अलग अलग ड्रग्स की भी बात करूंगी, पर मैं इन जनरल बताऊं तो जनरल ब्रॉड सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो क्या है। सबसे पहला लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी। जनरली भी आपने देखा होगा, जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति होते हैं वो, या जो रिकवरी वाले फेज में भी होते हैं, उनकी जो भूख है वो बहुत ही कम होती है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो सबसे पहले भूख को खत्म कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है कि उसको खाना भी खाना है, क्योंकि वो इतने नशे में होता है कि उसको खाना खाने की याद ही नहीं आती। तो सीधा असर किस पे पड़ता है, पोषक तत्वों पे। दूसरा है पुअर ईटिंग चॉइसेस, मतलब कि व्यक्ति को ये ध्यान नहीं है कि उसको अच्छा खाना खाना है। हम जोर देते हैं ना कि हमारा खाना संतुलित हो, सब्जियां भी हो, दालें भी हो। एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति के लिए खाना अगर है तो वो सोचता है कि बस मैं खा लूं। जी बिल्कुल, वो कुछ भी खा लेगा। अगर उसको भूख लगेगी तो, मतलब फास्ट फूड खा लेगा, कुछ भी हैंडी चीज खा लेगा, पर उसको पोषण से कोई मतलब नहीं है। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट डालता है हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। फिर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या कहते हैं, जब हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो ऑब्वियसली लेस फूड तो लेस ग्लूकोज, तो उसका सीधे सीधे प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हाइपोग्लाइसीमिया से। और जो व्यक्ति का बार बार बेहोश होना, चक्कर आना, ये एसोसिएटेड है।
अपार्ट फ्रॉम द ड्रग। फिर है ऑर्गन डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा असर जैसे अल्कोहल का किस पे पड़ता है, लिवर पे और पैनक्रियाज पे। और जैसे हम जानते हैं लिवर सबसे मेजर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो अगर मेन ऑर्गन ही आपने खत्म कर दिया तो आपकी बॉडी तो बचेगी नहीं, तो ऑर्गन डैमेज करता है। दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मतलब पेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होंगे, अल्सर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। जी, आपने बड़ी टेक्निकल बातें बताई हैं, शायद ये एक न्यूट्रिशन वाले व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं। मैम, क्या इफेक्ट्स होते हैं ये जो अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, इनके हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे या उस पे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग ड्रग्स के ना अलग अलग इफेक्ट होते हैं। और अल्कोहल एक बहुत ही जनरली लिया जाने वाला ड्रग है, जो शायद लोग सोचते हैं ड्रग नहीं है, ये नशा ही है। पर अल्कोहल सबसे ज्यादा अवेलेबल और सबसे ज्यादा करा जाने वाला नशा है, जो लगभग हर तबके में, हर कास्ट में, हर रेस में देखने को मिलता है। तो एक जनरल वो है, पर अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, कि अगर हम साधारण भाषा में कहें, ठीक है। तो अब्यूज ऑफ अल्कोहल मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, या उसको अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड अमाउंट में लेना, तो ये सीधे सीधे आपके हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे फर्क डालता है, ठीक है। क्योंकि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का नशा इतना ज्यादा होता है कि इसमें भी सेम होता है, व्यक्ति को खाने पीने का कोई होश नहीं होता, उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम किसमें लगता है कि वो अल्कोहल को ढूंढे और अल्कोहल को पिए। उसका सारा फोकस रहता है कि कैसे उसको वो नशा मिले और कैसे वो नशा करे। और अल्कोहल के साथ ये जो प्रॉब्लम है, टू फोल्ड है। मतलब कि पहले तो वो खाना ले नहीं रहा है, दूसरा वो जो ले रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने से रोकती है। तो आप ये सोचिए, आप पहले तो खा नहीं रहे हैं और खा रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। तो अल्कोहल का नशा करने वाला व्यक्ति का निम्न होता है पोषण स्तर, वो पोषणीय लेवल पे उसका बॉडी में न्यूट्रिएंट हर लेवल से कम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है अल्कोहल लेने के कंटेक्स्ट में। दूसरा, अल्कोहल जो होता है वो जो दो मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं हमारे, लिवर और पेनक्रियाज, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे पेनक्रियाज हमें पता है कि एंजाइम बनाता है सारे जो फूड है न्यूट्रिएंट उनको डाइजेस्ट करने के लिए, हार्मोन बनाता है हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, जो मैं आपको बता रही थी ना, ब्लड शुगर कम हो जाता है या हाई भी हो जाता है कभी, तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि एंजाइम सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो जो एंजाइम हमारे न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं, वो है ही नहीं, तो ना तो फूड डाइजेस्ट हो रहा है ना फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा, लिवर जो मेन काम करता है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, उसको ही डैमेज कर देता है। तो टॉक्सिन एक तरह से एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फिर वो ब्लड में आ जाते हैं, फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और व्यक्ति एक तरह से बीमार हो जाता है। तो बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है फोलिक एसिड, विटामिन B6 और थायमिन की, मतलब बी विटामिन की। मेजर जो विटामिन होते हैं इफेक्ट होते हैं वो होते हैं अल्कोहल के बी विटामिन, और इससे बुरी तरह से एनीमिया हो सकता है व्यक्ति को, बहुत ही सीवियर लेवल का एनीमिया हो सकता है। और अनीमिया होता है तो फिर उससे आपकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, फ्रीक्वेंट हेडेक हो सकते हैं, लॉस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली अगर थायमिन एक जो B1 जिसको हम कहते हैं थायमिन, उसकी अगर कमी होती है तो उससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो जो अल्कोहल का नशा करते हैं लोग लंबे समय तक, उनको आप साधारण भाषा में कहें तो दिमाग संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जो सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं आपके दिमाग। जी मैम, ये तो आपने अल्कोहल का बताया, क्या और ड्रग्स का क्या इफेक्ट रहता है, वो थोड़ा सा आप वैसे तो बहुत सारे क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, पर मैं कुछ जो मेन ड्रग्स हैं उनकी बात करूंगी। जैसे ओपियोइड्स कहते हैं, ओपियोइड्स होते हैं, आप साधारण अगर एग्जांपल लें जैसे हेरोइन एक ओपियोइड होते हैं। ओपियोइड्स होते हैं जो पेन रिलीवर्स होते हैं, ये मेडिसिन की तरह भी यूज किए जाते हैं। जैसे मॉर्फिन जो होता है, जब ये मेडिकल प्रोफेशन में काफी यूज किए जाते हैं, जब काफी पेन में होता है व्यक्ति, तो उसको एक निश्चित मात्रा में वो ड्रग है, क्योंकि वो एक निश्चित मात्रा में दिया जाता है। पर अब्यूज इसका करना, मतलब इसको एक्सेस ऑफ लेना या इसको इलीगली लेना, तो इससे क्या होता है, इससे आपका ईटिंग पैटर्न वो हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है। ये आपकी भूख को खत्म कर देता है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव जो होता है वो डोपामाइन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जो आपकी जो ईटिंग पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। तो व्यक्ति का जो खाने का एक तरह से आप ये सोचिए जो स्केड्यूल होता है या खाने का जो उसका अपना एक पैटर्न होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और व्यक्ति साधारण भाषा में कहें तो खाने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा ही नहीं, ठीक है। वो खाना बिल्कुल कम कर देगा। मान लीजिए वो दिन में 3 मील खाता है तो वो 1 ही मील खा रहा है, क्योंकि वो इतने नशे में है कि वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। और इसका नशा ऐसा होता है कि इसका नशा
आप ये सोचिए खाली पेट बहुत ज्यादा है, जी। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसके नशे में रहने के लिए व्यक्ति मील को स्किप जी, करता है। स्किप करता है। ठीक है, तो वो सोचेगा अरे खाना खा लूंगा तो इसका नशा नहीं हो पाएगा, तो मैक्सिमम टाइम भूखा रहेगा जिससे कि उसको ओपियोइड का नशा देर तक रहे, तो इसलिए स्किप करेगा मील को। और अब साधारण मील स्किप करेगा तो नॉर्मली फ्रूट वेजिटेबल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल, विटामिन बिल्कुल। मिनरल की इसमें कमी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो ओपियोइड कंजम्पशन को देखने को मिलती है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है व्यक्ति को जो ओपियोइड कंजम्पशन करते हैं, और जो एक लंबे समय तक करते हैं उनमें ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें इतना ज़्यादा भूख सप्रेस हो जाती है कि व्यक्ति को खाने में तकलीफ होने लगती है, व्यक्ति खाना खाना बिल्कुल अवॉइड कर देता है। और दूसरा खाना नहीं खाता है, एपेटाइट बिल्कुल कम है, कॉन्स्टिपेशन इतना हो रखा, तो इससे सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। इन द कोर्स ऑफ टाइम इसमें अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं और ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इतने ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर स्टिमुलेंट्स की बात करें, स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? साधारण अगर भाषा में कहें तो जो निकोटिन, कैफीन, चाय वगैरह में जो होता है, दोज आर आल्सो स्टिमुलेंट्स। और जो ड्रग, जो इलीगल ड्रग अब्यूज की जिसका किया जाता है दैट इज एम्फेटामाइंस एंड कोकेन। कोकेन इज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या करते हैं? ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। नॉर्मल आप जैसे चाय पीते हैं हम थोड़ा एनर्जी फील करते हैं, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है कैफीन और थीन और निकोटिन। तो ये हैवी मात्रा में सोचिए आप जब लेंगे तो आप कितने एक्साइटेड और कितने एक्टिवेटेड फील करेंगे। तो वो एक जो क्या कहते हैं उसको एड्रेनालिन रश, और उसके लिए जो यूज़ किया जाता है एक्टिव रहने के लिए, तो वो एक नशा होता है। तो उसके लिए लोग कोकेन का या इसका इस्तेमाल करते हैं, इनको स्टिमुलेंट कहा जाता है। इसमें भी यही होता है कि इतना फ्रीक्वेंटली ये लोग बिंज करते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली ये लोग ये ड्रग को कंज्यूम करते हैं कि सब में आपने देखा होगा एक कॉमन वो प्रॉब्लम है कि वो खाना भूल जाते हैं। सेम चीज़ है, एपेटाइट कम हो जाती है। और इसके साथ और प्रॉब्लम ये एसोसिएटेड है कि इससे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कंफ्यूजन होता है, आदमी नॉर्मल चीज़ भी सोच के नहीं कर पाता। एक साधारण सा प्रोसेस जो होता है, मान लीजिए खाना बनाने का या किसी भी काम करने का जो साधारण सा प्रोसेस है, व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है, बाकी वेट लॉस और मसल वेस्टिंग, ये तो बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, जब स्टिमुलेंट्स को व्यक्ति लेना बंद करता है, रिकवरी फेज में इसमें प्रॉब्लम होता है, उसकी एपेटाइट एकदम बढ़ जाती है, एक्सेसिव बढ़ जाती है। तो एक्सेसिव एपेटाइट बढ़ी पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत वीक है, तो खाना तो आप खा रहे हो पर आपका जो इतना वीक डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होती है, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसका जो रिकवरी फेज है उसमें थोड़ा खाने के लिए ध्यान देना पड़ता है। एक और बताऊंगी बस, मैरिजुआना जो कैनबिस जिसको हम कहते हैं अफीम, जिसका मेरे ख्याल से भारत में तो बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे देखा होगा, उत्पादन भी होता है और यूज भी होता है। इसमें ठीक उल्टा है, ये आपकी एपेटाइट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। ये आपकी भूख को बढ़ा देता है, तो इसको दवाई की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कैंसर में हम देखते हैं जिसको कैंसर कैचेक्सिया कहते हैं, जिसमें एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे इसको दवा की तरह भी यूज़ किया जाता है जिससे कि व्यक्ति की एटलीस्ट भूख खुले तो उसकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट मिले। पर वही बात है कि फिर अब्यूज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो इसमें क्या होती है, व्यक्ति बिंज ईटिंग करने लगता है, वो खाएगा 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 खाएगा, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है, बस पेट भरने से मतलब जो मिले वो खाएगा, और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और होंगी। इसके साथ इसमें आगे चल के जो डिजेनरेटिव डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। बाकी अगर इसका सोशल एस्पेक्ट देखा जाए, आपने देखा होगा कि अफीम का सेवन जनरली बहुत ही लोअर तबके में भी देखने को मिलता है। और आप ये सोचिए एक लोअर तबका जिसको अवेलेबल है शायद, हाँ, जिसको फूड अवेलेबिलिटी नहीं है पर अफीम की अवेलेबिलिटी, तो आप ये सोचिए उसकी हेल्थ पे कितना असर डालता होगा, क्योंकि एपेटाइट तो बहुत बढ़ गई पर खाने के लिए तो है ही नहीं, पर नशा इतना है कि वो करना है। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ स्टेटस को। मैम ये जो न्यूट्रिशन की हम इतनी बार बात कर रहे हैं, तो जैसे जो व्यक्ति नशे में है उसे हम चाहते हैं कि वो इससे ओवरकम करे, वो इससे बाहर आए, तो कैसे न्यूट्रिशन हेल्प करेगा उसको इस एडिक्शन से बाहर आने में? क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी, वैसे तो जो एडिक्शन जो रिकवरी फेज होता है वो स्पेशलाइज्ड डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें बिहेवियरल भी होगा, सोशल भी होगा, और उसका एक इंटीग्रल पार्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है जो उसमें मदद करता है। बहुत जरूरी है, जैसे आपने बताया न्यूट्रिशन के इतने सारे न्यूट्रिशनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत जरूरी है बारे में बताना। वो सिंगल हैंडली काम नहीं करेगा बट कॉम्प्रिहेंसिवली वो काम करता है। तो किस किस चीज में वो रिकवर कर सकता है, जैसे आपकी बॉडी को फिर से रिबिल्ड करने में मदद कर सकता है, जैसे वीकेंड इम्यून सिस्टम, वीकेंड बॉडी, मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, इन सब को फिर से रिप्लेनिश करने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फूड,
विटामिन सी वाले फूड जैसे हरी सब्जियां हो गई या नट्स हो गए, सूखे मेवे जिनको हम कहते हैं, या बेरीज हो गई। बेरीज अगर हम इंडियन कंटेक्स में लें तो जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी जैसे आप जामुन ले लें या स्ट्रॉबेरी ले लें, रसबेरी ले लें, ये सारी चीज़ें जितने भी विटामिन सी से भरे हुए फल हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो हमारी बॉडी पे, उसको कम करते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट उसको कम करने में मदद करते हैं। और जो हमारी एक नेचुरल बॉडी की हीलिंग प्रोसेस होती है ना, सेल बनने की, टिश्यू बनने की, उसको स्पीड अप करते हैं, तो हमें फिर से बॉडी को रिबिल्ड करने में मदद करते हैं। फिर है हमारा जो माइंड होता है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारा माइंड जो आप ये सोचिए एक तरह से वायरिंग सब वो हो गई है, खराब हो गई, क्योंकि व्यक्ति नॉर्मली तो सोच ही नहीं पाता, उसको कंफ्यूजन होगा, उसको डिलेमा होगा, वो प्रॉपर कोई भी स्टेप नहीं सोच पाएगा, नॉर्मल से स्टेप्स को भी फॉलो नहीं कर पाएगा। एडिक्शन जो रिकवरी फेज में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा तो उससे क्या होगा कि जो न्यूरल कनेक्टिविटी होता है, मतलब जो ब्रेन की सिंपल आप प्रोसेसिंग कह लीजिए या कम्युनिकेशन कैसे वो बॉडी से कनेक्ट करता है, उसको कह लीजिए, तो उसको फिर से रिप्लेनिश करने में मदद करता है। तो इसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरे हुए जो फूड आइटम्स हैं, जैसे फिश या जैसे अखरोट या फ्लैक्सीड, ये ब्रेन की हेल्थ को प्रमोट करते हैं और फिर से जो कॉग्निटिव फंक्शन है जो एडिक्शन की वजह से डिप्लीट हो गया था, उसको फिर से रिप्लेनिश करने में मदद करते हैं। इसके अलावा फिर से एंटीऑक्सीडेंट हर जगह बहुत काम आते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B12 का एडिक्वेट इंटेक, यानी B12 हमें एनिमल फूड से मिलता है, दूध कह सकते हैं आप, इसमें अंडा, मांस, ये सब चीज़ें मदद करती हैं। फिर जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे मूड और मेंटल हेल्थ को बिल्डअप करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि जो नशे में लोग रहते हैं उनके कितने मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा, वो कभी भी खुश होते हैं, कभी भी रोते हैं, या आपको ठीक लगेंगे अगले ही पल आपको लगेगा गुस्सा आ गया। जैसे वायलेंट बिहेवियर के बारे में हमने अभी बात करी थी पहले वाले लेक्चर में, वो सब, तो उसको वापस नॉर्मल ट्रैक में लाने में न्यूट्रिशन बहुत मदद करता है। व्यक्ति के अंदर जो मूड बैलेंस, उसकी जो एंजाइटी है, जो ओवरऑल उसकी मेंटल वेलबींग है, उसको ठीक करने में मदद करता है। इसमें भी बी विटामिन का बहुत रोल है। बी विटामिन जो होता है वो डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, जिसको हम कामिंग हार्मोन भी कहते हैं। सेरोटोनिन जो होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, स्ट्रेस को कम करता है हमारे, ये सब इनको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। फिर ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। मैंने जैसे अभी बताया हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो उसको रिकवर करने में मदद करता है। अभी मैंने बताया बहुत सारे ड्रग्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होते हैं प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर होगा बॉडी में, तो जो इश्यूज नहीं होंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस होंगी उनको मैनेज करने में मदद कर सकता है। इसके लिए जो प्रोबायोटिक फूड्स हैं जैसे कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स हैं जितने भी इंडियन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लैक्सीड बहुत अच्छा है, फ्लैक्सीड जिसको हम आजकल तो खैर बहुत यूज़ होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो क्रेविंग जो होती है ना ड्रग्स की या अल्कोहल की, उसको कम करने में मदद करता है। इसमें प्रोटीन रिच फूड्स अगर हम लें, जैसे दालें होती हैं या फिर मीट होता है, अंडा होता है, या टोफू जिसको हम सोया पनीर कहते हैं, तो अगर हम इनका सेवन एक रेगुलर उस पर करें, इंटरवल पे करें, तो ये हमारी क्रेविंग को जो होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। जो एक नशे के लिए क्रेविंग होती है ना, रिहेबिलिटेशन फेज जब होता है, उसको कम करने में मदद करता है। जी मैम, बहुत जानकारी भरा आंसर मिला हमें, मेरे ख्याल से हमारे जो श्रोता हैं उनको भी पसंद आया होगा। मैम ये तो ठीक है, आपने बताया कि ये रिकवरी करते, कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमको, कैसे एडिक्शन जब रिकवरी फेज होता है उसमें न्यूट्रिशन को ऐसे इनकॉर्पोरेट करें। पहले तो अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। अभी इससे पहले लेक्चर में हमने कई सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और क्लिनिक्स की बात करी, तो वो लोग भी एक न्यूट्रिशनिस्ट इसमें अगर अपॉइंट करते हैं तो यही पॉइंट शायद उसमें वो था कि एक न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना बड़ा जरूरी है। न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है कि अल्टीमेटली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर एक कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशनल प्लान होगा या एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट के गाइडेंस में अगर आप एक प्लान को फॉलो करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट होगा। फिर क्या है, जो रिकवरी फेज है उसमें जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड मतलब आप अपनी बॉडी में पानी की कभी कमी ना होने दें। तो पहला तो है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर नहीं तो प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ साथ बेवरेजेस, जितने भी आप हेल्दी बेवरेज है, ये नहीं कि आप कोक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो नहीं, ठीक है, तो वो सब लेना है। बैलेंस्ड मील लेनी है। मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि जो इंडियन थाली है वो पूरी तरह बैलेंस्ड होती है। तो अगर आप इंडियन
फूड को लें जिसमें सब्जी भी हो, दाल भी हो, और राइस, कर्ड, रायता, सैलड, ये सब हो, तो वो एक बैलेंस डाइट है। तो हर तरह की डाइट को इन्वॉल्व करें। और दूसरा, जो ट्रिगर फूड्स हैं, जो किसी भी तरह की क्रेविंग को ट्रिगर करते हैं, जैसे अगर हम इंडियन खाने की बात करें, चाय, कॉफी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं वो लोग, हाईली शुगर, हाईली प्रोसेस्ड फूड, ये सारे ट्रिगर फूड्स होते हैं। जो लीस्ट और नील कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड सबसे बेस्ट होता है रिकवरी फेज में, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड है टोटली अवॉइड कर सके तो टोटली अवॉइड कर सके तो वो करें, नहीं तो अगर बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिकवरी फेज है, एकदम से तो सब कुछ शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ग्रेजुअली स्लोली उसको कम करने में आप मेहनत करें। जी, ये तो बात हो गई कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो क्या कोई फूड आइटम्स, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो इस रिकवरी मोड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? जी बिल्कुल। न्यूट्रिशन की बात है तो न्यूट्रिशन अल्टीमेटली खाना ही है। तो कुछ कुछ जो फूड है उन पे मैं फोकस करूंगी। वैसे तो मैंने बात करी एक हेल्दी मील, एक बैलेंस्ड मील, एवरी टाइम, जिसमें सब कुछ हो, सब चीज़, हाँ, सब कुछ हो, तो वो हमें मदद करता है। उसके अलावा जो खासकर जो रिकवरी फेज में होते हैं उनके लिए पोल्ट्री एंड फिश, मतलब कि पोल्ट्री है जो अंडा या मुर्गी, जो भी, मतलब उसका मीट कह लें, लीन मीट कह लें, या फिश का। वैसे फिश इज ऑलवेज गुड, क्योंकि फिश जो होती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड में बहुत अच्छी होती है, एंड वेरी गुड फॉर हार्ट और गट हेल्थ, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इनमें ना टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, जो डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, वो रिलीज होते हैं इससे। ठीक है, तो इसका जो सेवन है वो व्यक्ति को काम रखता है, मतलब उसको रेस्ट देगा, उसके दिमाग को, एग्रेसिवनेस है, हाँ, जो एंजाइटी या एग्रेसिवनेस है उसकी वो कम हो जाएगी। तो पोल्ट्री एंड फिश आर गुड। इसके अलावा टोफू यानी सोया पनीर, वो गुड है। सोया पनीर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये लो फैट और लो कैलोरी होता है, बट गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर अंडा नहीं खाना है या हाई फैट कोई चीज को अवॉइड कर रहे हैं तो उसके लिए। बाकी फ्रूट्स में कहीं बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन है रिकवरी फेज में, क्योंकि इसमें भी ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं, जो हमें स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बनाना में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन सी अच्छा है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, उसके बाद योगर्ट मतलब दही, कर्ड, जो प्रोबायोटिक फूड्स हैं, इनमें हमको पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गुड माइक्रोब्स होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होते हैं जो हमें डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जब ड्रग अब्यूज होता है या कोई व्यक्ति नशा करता है तो धीरे धीरे उनकी भी संख्या कम होती रहती है, तो उसको रिप्लेनिश करना भी जरूरी है। इसके लिए योगर्ट काफी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो भी विटामिन सी से रिच फूड हैं, ब्लूबेरीज हो गई, रसबेरीज जिसके बारे में मैंने बात करी थी, ऑरेंजेस हो गए, और आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये टॉक्सिन को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट की तरह मदद करते हैं। ठीक है, तो रिकवरी बहुत अच्छी और फास्ट हो सकती है इससे, अगर हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको लें। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे हमें पता है, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, ठीक है, अनाज का जो ब्रांड होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको हमने इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी डाइट में चेंज करने हैं अगर हम रिकवरी फेज में हैं। और न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिकवरी फेज में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने जानना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जानकारी भरा ये सेशन रहा, बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से श्रोताओं को इससे लाभ हुआ होगा। और मैं चाहती हूँ कि जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं, खुद को इससे बाहर लाना चाहते हैं, वो हमारे इस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से सुने और देखें कि क्या क्या आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ आप लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक छोटे से नशे के लिए। जी, तो उससे क्या मिल रहा है और उससे क्या नहीं मिल पा रहा है, ये आप सोचिए कि एक छोटा सा जो नशा है वो आपकी बॉडी पे कितना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, ये शायद पता भी नहीं होता। ये तो देखते, ये आप ही को समझना है, इनको ही समझना है कि क्या अच्छा है समाज के लिए, उनके परिवार के लिए। जी, तो मैम इसी के साथ हम इस लेक्चर को, इसी जो श्रृंखला है हमारी बातचीत की, इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।